हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सामर्थ शिक्षा में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में। हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर की जो संरचना होती है वो किस प्रकार की होती है। कंप्यूटर में जितने भी डिवाइसेस लगे होते हैं, जितने भी मशीनें लगी होती हैं, चाहे उसका मेमोरी हो, इनपुट डिवाइस हो, आउटपुट डिवाइस हो या प्रोसेसर हो, ये आपस में किस प्रकार से जुड़ा होता है और ये किस प्रकार से डेटा का आदान प्रदान करता है। यानी डेटा जो है वो ट्रांसफर किस प्रकार से होता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, एक भाग से दूसरे भाग में, ये सारा कुछ हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरे पीछे दिया हुआ फिगर है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कंप्यूटर के सारे डिवाइसेस इसमें दिखाए हुए हैं और सारे किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, ये फिगर के थ्रू समझाया हुआ है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब हम लोग पढ़ रहे थे कंप्यूटर का फंडामेंटल, तो उसमें हम लोगों ने कंप्यूटर की हिस्ट्री में देखा था कि चार्ल्स बेबेज ने अपने एनालिटिकल इंजन में एक कंप्यूटर का आर्किटेक्चर दिया था कि कंप्यूटर किस प्रकार से, अगर जो आने वाले समय में कंप्यूटर होंगे वो किस प्रकार से बनेंगे। यानी इनपुट डिवाइसेस किस प्रकार से जुड़ी होंगी, मेमोरी यूनिट होगा, आउटपुट डिवाइस होगा, इस प्रकार से उन्होंने एक संरचना बनाया था और इसी की वजह से उनको कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। तो ये जो संरचना जो आप देख पा रहे हैं, इसका अगर हम बोले कि पहला संरचना किसने दिया था, तो हम लोग जो है उसका आंसर बताएंगे कि चार्ल्स बेबेज ने। और उन्होंने अपने एनालिटिकल इंजन का जो मॉडल था, जो कंप्यूटर का मॉडल था, उसी में उन्होंने ये चीज़ दिया था कि कंप्यूटर का जो संरचना होगा भविष्य में वो इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं। एक सवाल आपके मन में और भी आ सकता है कि क्या सर, जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये आर्किटेक्चर भी चार्ल्स बेबेज का दिया हुआ है? तो ऐसा नहीं है। चार्ल्स बेबेज ने एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया था कि सीपीयू होगा, मेमोरी यूनिट होगा, आउटपुट डिवाइस होगा, इनपुट डिवाइस होगा। लेकिन अभी जो हम लोग संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं, अभी के जो कंप्यूटर की संरचनाएँ हैं वो और ज़्यादा जटिल और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है ना। तो ये और ज़्यादा अच्छे से काम करती हैं उस समय की तुलना में। वो उस समय पे जिस प्रकार वो भविष्य देख पा रहे थे, उस हिसाब का उन्होंने एक आर्किटेक्चर दिया था, बेसिक आर्किटेक्चर। ठीक है, तो हम अभी जो पढ़ने वाले हैं आर्किटेक्चर, ये अभी के कंप्यूटरों में होने वाले आर्किटेक्चर के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें हम लोग सबसे पहले जो देख पा रहे हैं, हमारे यहाँ कंप्यूटर मेमोरी, इसके बाद इधर है इनपुट डिवाइस, इधर है आउटपुट डिवाइस और यहाँ है मेन मेमोरी, रजिस्टर, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसको एलयू भी कहा जाता है, सीयू कंट्रोल यूनिट। और ये पूरा जो हम देख पा रहे हैं ये सीपीयू का है। ठीक है, यहाँ पे और भी इस फिगर में दिखाया हुआ है कि जो ये डॉटेड लाइन है, ये येलो कलर की ये जो लाइंस हैं, ये दिखाती हैं डेटा और इंस्ट्रक्शंस को, कि डेटा इस प्रकार से जा रहा है, डेटा का फ्लो कैसा है ये दिखाता है। जबकि जो ब्लैक कलर वाले एरो के साइंस हैं वो ये दिखाते हैं कि कंट्रोल सिग्नल किस प्रकार से जा रहा है, या कंट्रोल जो भी हम कमांड देते हैं कंप्यूटर को वो किस प्रकार से जाता है, या कंप्यूटर में जो भी नियंत्रण होता है, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस को जो नियंत्रित करता है वो किस प्रकार से करता है, वो किस प्रकार से सिग्नल भेजता है दूसरे डिवाइसेस को। तो चलिए इसको हम लोग डिटेल में अभी समझेंगे। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे इनपुट डिवाइस से। इनपुट डिवाइस क्या होता है? तो इनपुट डिवाइस वैसे डिवाइस को कहा जाता है जिससे हम कंप्यूटर को कोई सिग्नल देते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस या माइक, ऐसे डिवाइस है जिनसे हम कंप्यूटर को कुछ देते हैं, है ना, जिससे हम प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर को कोई डेटा दे पाए। जैसे कीबोर्ड के थ्रू हम बटन प्रेस करते हैं तो वो एक डेटा हम कंप्यूटर को दे रहे हैं। तो इस प्रकार का जो डिवाइस होता है उसको हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। जबकि वैसे डिवाइसेस जो हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे प्रोसेस होने के बाद हमें कुछ आउटपुट दे, हमें कुछ रिजल्ट दे, तो उसको हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। इसके जो कुछ एग्जांपल है वो है प्रिंटर, हमारा जो मॉनिटर है वो, क्योंकि मॉनिटर पे हमको दिखाई देता है कि हम क्या काम कर रहे हैं, तो एक्चुअल में उसका रिजल्ट हमें दिख रहा होता है। तो जहाँ पे भी हमें कोई रिजल्ट मिले, आउटपुट मिले, वो आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहला काम होता है कंप्यूटर के अंदर वो इनपुट से शुरू होता है कि हम कंप्यूटर को कोई इनपुट देते हैं, उस पर कंप्यूटर प्रोसेस करता है और फिर रिजल्ट देता है। ये सब हमने पहले भी कंप्यूटर फंडामेंटल के चैप्टर में पढ़ा है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे पिछले वीडियोस जाके देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हमने देखा कि इनपुट डिवाइस क्या होता है। इनपुट डिवाइस आप समझिए कि यहाँ से एक फ्लो हमें दिख रहा है कि यहाँ से जो डेटा है वो फ्लो होता है किधर, मेन मेमोरी की तरफ। ठीक है, मेन मेमोरी क्या होता है, मेन मेमोरी यानी कि रैम। ठीक है, मेमोरी
तीन टाइप्स के हमारे कंप्यूटर में होती हैं। एक तो हो गया हमारा प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी और एक कैश मेमोरी। कभी कभी कैश मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी के अंदर भी रखा जाता है, ठीक है। तो ये तीन प्रकार की मेमोरीज हमारे पास होती हैं। तो जो प्राइमरी मेमोरी है वो वैसी मेमोरीज हैं जो कंप्यूटर को प्रोसेस करने में मदद करे। प्रोसेसिंग के दौरान जो डेटा स्टोर होता है वो प्राइमरी मेमोरी के अंदर होता है। उनमें प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम और रोम दोनों आती हैं। तो उनमें से जो रैम है उसको मेन मेमोरी कहा जाता है। और कंप्यूटर जब भी प्रोसेस करता है तो प्रोसेसिंग के दौरान यूज होने वाले जो डेटा होते हैं उनको रैम में स्टोर करके रखा जाता है। और रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब है कि वैसा मेमोरी जिसका डेटा परमानेंट नहीं होता। इसमें डेटा जो स्टोर होता है वो टेम्पररी होता है, यानी कुछ समय के लिए होता है। कुछ समय के बाद वो डेटा अपने आप वहां से डिलीट हो जाता है, इरेज हो जाता है। कंप्यूटर का स्विच जैसे ही ऑफ होता है रैम का डेटा इरेज हो जाता है, इसीलिए इसको वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी के अंदर रोम भी आता है, लेकिन रोम जो होता है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, यानी कि वो ऐसा मेमोरी है जिसमें हम डेटा डालेंगे तो वो कभी भी डिलीट नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसका फुल फॉर्म ही होता है रीड ओनली मेमोरी। जबकि रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसका नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी इस वजह से होता है क्योंकि इसके अंदर जो रैम होता है उसके अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो बहुत सारे अलग अलग लोकेशंस पे होता है, और वो डेटा किस लोकेशन पे जाके स्टोर होगा ये कोई भी नहीं बता सकता, वो बिल्कुल रैंडम होता है, इसीलिए इसका नाम ही है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है ना, और उसके अंदर रैम और रोम क्या होता है। इसके बारे में डिटेल में और भी हम आगे की वीडियोस में देखेंगे, लेकिन बस अभी आप समझने के लिए मैं आपको इस शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। ठीक है, एक दूसरा टाइप होता है मेमोरी का जो कि है सेकेंडरी मेमोरी, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सेकेंडरी मेमोरी वैसे मेमोरी को कहा जाता है जिसमें हम बाहरी डेटा को रख पाए या बड़े डेटा को रख पाए, जो हम अपने यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं मेमोरीज का बड़े डेटा को रखने के लिए, उसको हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। प्रोसेसर का उससे कोई लेना देना नहीं होता, वो प्रोसेसिंग के दौरान कभी भी सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी है वो डेटा को स्टोर करने के काम आता है, बाहरी डेटा को स्टोर करने के काम आता है। अगर हम अपना डेटा परमानेंट स्टोर करना चाहें तो कहाँ स्टोर करेंगे, क्योंकि रैम में अगर हम अपना डेटा स्टोर करते हैं तो वो स्विच ऑफ होने के बाद सारा डेटा इरेज हो जाएगा। तो हम रैम को कभी भी एक स्टोरेज की तरह यूज नहीं कर सकते अपने पर्सनल डेटा को रखने के लिए, है ना, या जो यूजफुल डेटा है हमारे पास उसको रखने के लिए। तो इसी वजह से हमें एक ऐसा स्टोरेज की ज़रूरत है जहाँ पे जो डेटा है वो परमानेंट रह सके, और वो परमानेंट मेमोरी प्राइमरी मेमोरी कभी नहीं हो सकता, तो वो सेकेंडरी मेमोरी होता है। सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स है मेमोरी कार्ड्स या पेन ड्राइव्स, हार्ड डिस्क, सीडी, ये सारे जो हैं वो सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स हैं। सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी यानी कि सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से जैसे हम देख पा रहे हैं कि इनपुट डिवाइस से जब भी हम कोई इनपुट कंप्यूटर को देते हैं तो वो सीधा मेन मेमोरी के पास जाता है, यानी कि सबसे पहले उसका काम है स्टोर होना। जब भी हम इनपुट देंगे तो वो सबसे पहले स्टोर होता है कहाँ, मेन मेमोरी के अंदर। फिर हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि मेन मेमोरी से ही फिर डेटा कहीं भी जाता है, वो सीधा आउटपुट डिवाइस में नहीं जाता। इसका जो फ्लो है मेमोरी के बाद वो रजिस्टर में जाता है, रजिस्टर यानी कि सीपीयू। अब यहाँ पे आप सीपीयू को समझिए, ये जो भाग हमको दिख रहा है ये सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। हमारा जैसे दिमाग होता है, हमारे दिमाग के भी अलग अलग भाग है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, वैसे ही सेम टू सेम कंप्यूटर के अंदर भी सीपीयू को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है रजिस्टर के रूप में, जिसको मेमोरी यूनिट यानी कि एमयू भी कहा जाता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट यानी कि एएलयू, और कंट्रोल यूनिट सीयू। ये तीनों कंप्यूटर के सीपीयू के भाग हैं। अब इसमें हम समझते हैं कि ये तीनों क्या काम करते हैं। तो जो रजिस्टर है यानी कि जो मेमोरी यूनिट है उसका काम है प्रोसेसिंग के दौरान कभी कभी कुछ ऐसा डेटा होता है जिसको प्रोसेसर के अंदर ही स्टोर करना होता है, या कभी कोई प्रोसेस आता है और उसके बीच में वो कोई एक आउटपुट रिलीज करता है जिसका यूज वो बाद में प्रोसेसिंग में करेगा। तो उस तरह के इंटरमीडिएट रिजल्ट के लिए वो रजिस्टर का इस्तेमाल करता है, ताकि रजिस्टर में जो डेटा हो वो जल्दी से जल्दी सीपीयू इस्तेमाल कर पाए प्रोसेसिंग के दौरान। ठीक है, एएलयू क्या करता है, एएलयू जो है वो मेन कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग का काम करता है। जितने भी प्रकार के अर्थमेटिक कैलकुलेशंस हो या लॉजिकल कैलकुलेशन। अर्थमेटिक कैलकुलेशन क्या होता है, जोड़ घटाव गुना भाग, ये सब जो कैलकुलेशंस होते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, उसको हम अर्थमेटिक कैलकुलेशन बोलते हैं। जबकि जो
वैसे कैलकुलेशन जो कंपेरिजन्स पे आधारित होते हैं, जैसे कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बराबर है या नहीं है, बड़ा है या नहीं है, छोटा है या नहीं है, ये सारी चीज़ें जब हमें देखनी होती हैं तो इसको लॉजिकल ऑपरेशन बोला जाता है। तो कंप्यूटर जो है वो अरिथमेटिक और लॉजिकल दोनों ही ऑपरेशन कर सकता है, और ये किसके बदौलत करता है, तो वो करता है ALU के साथ, है ना। CPU के अंदर ALU होता है और इसी तरह के कैलकुलेशंस ये परफॉर्म करता है। अब हम देखते हैं कंट्रोल यूनिट यानी कि CU। तो हम जैसा CU को देख पा रहे हैं, CU हर एक डिवाइस से कनेक्टेड है। कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के साथ वो कनेक्टेड है, चाहे वो आउटपुट डिवाइस के साथ हो, आप देख लीजिए। और यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे आपको ब्लैक दिख रहा है ना, वो एक्चुअल में क्या है, वो कंट्रोल को दिखाता है, कंट्रोल सिग्नल को दिखाता है। यानी कि CPU जो है वो CU जो है वो कंट्रोल सिग्नल भेज सकता है। वैसे ही CU ALU को कंट्रोल सिग्नल भेज सकता है, यानी कि कंट्रोल कर सकता है। वैसे ही CU देख लीजिए, ये सेकेंडरी मेमोरी को भी कंट्रोल करता है, इनपुट डिवाइस को भी कंट्रोल करता है। यानी कि CU जो है वो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करता है। यानी कौन सा डेटा कब रजिस्टर में जाएगा, कब ALU में जाएगा, कब उसका आउटपुट जाएगा, आउटपुट डिवाइस में जाएगा, वो इनपुट आएगा तो वो कहाँ जाएगा, मेन मेमोरी में जाएगा, कोई डेटा सेव करना है तो कहाँ सेव होगा, सेकेंडरी में सेव होगा। ये सारा कुछ का जो निर्णय है, जो कंट्रोल है, इन सभी का नियंत्रण CPU करता है। ठीक है, तो आई होप आपको CPU भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसा कि हम फ्लो देख पा रहे हैं, रुकिए मैं एक बार इसको क्लियर करता हूँ ताकि मैं आपको फिर से अच्छे से समझा पाऊँ। तो देखिए यहाँ पे एक बार हम फ्लो को समझते हैं। पहले हम डेटा का फ्लो देखते हैं कि डेटा का फ्लो किस प्रकार से हो रहा है, डेटा कहाँ जाता है और फिर किस प्रकार से काम होता है। फिर हम लोग कंट्रोल सिग्नल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जब हम इनपुट डिवाइस से कोई इनपुट देते हैं तो वो इनपुट चला जाता है मेन मेमोरी के पास। ठीक है, मेन मेमोरी के पास यानी कि रैम के पास, और रैम में जाके सबसे पहले वो स्टोर होता है। और वो स्टोर किस लिए होता है, ताकि जब CPU खाली हो तो CPU में रैम का डेटा जा पाए, यानी प्रोसेस होने वाला डेटा जा पाए, ना कि वो डायरेक्टली आउटपुट डिवाइस में चला जाता है। ठीक है, तो वो मेन मेमोरी से आता है CPU के पास। CPU में आने के बाद कैसे काम होगा, ये सारा कुछ CU डिसाइड कर रहा है। ठीक है, तो चलिए देखिए, यहाँ से इनपुट डिवाइस से डेटा आया मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी से आया CPU के अंदर। CPU में आने के बाद अगर कोई डेटा है, उस डेटा के अंदर जो ऑपरेंड्स हैं, ऑपरेटर्स हैं, वो सारे रजिस्टर में स्टोर हो जाते हैं। यानी कि रजिस्टर, जिसको हम मेमोरी यूनिट भी बोलते हैं, और रजिस्टर कई प्रकार के होते हैं और उन अलग अलग रजिस्टर में अलग अलग डेटा स्टोर होता है। जैसे ऑपरेटर के लिए अलग रजिस्टर, ऑपरेंड्स के लिए अलग रजिस्टर, है ना। तो रजिस्टर के अंदर बहुत सारे रजिस्टर्स अलग अलग लगे होते हैं और उनमें डेटा को स्टोर किया जाता है। यहाँ स्टोर होने के बाद क्या काम था उसका, यानी जो भी ऑपरेशन था वो किस प्रकार का ऑपरेशन था, ये CPU को पता होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को भी पता होता है ना। तो वो यहाँ पे लेकर आता है। तो जो हमारा जो कंट्रोल यूनिट है वो उस ऑपरेशन को किसके पास भेजता है, ALU के पास, क्योंकि हमें पता है कि CPU के अंदर जो भी काम होता है, जो भी कैलकुलेशन का काम होता है, वो ALU करता है। तो ALU के पास वो आया, ALU क्या करता है कि जो भी कैलकुलेशन परफॉर्म करना था वो सारा ये परफॉर्म करता है। और परफॉर्म करने के बाद CU क्या बोलता है कि यहाँ से फिर वापस तुम चले जाओ रजिस्टर के अंदर। अगर कोई इंटरमीडिएट रिजल्ट है तो उसको भी यहाँ पे स्टोर करवा देगा, अगर नहीं है तो ये पूरे तरीके से कंप्लीट करेगा और यहाँ पे रजिस्टर के पास भेजेगा, और रजिस्टर कहाँ डाल देगा, मेन मेमोरी के अंदर। अगर मेन मेमोरी में जाने के बाद अगर उस डेटा को कहीं सेव करने की जरूरत है, परमानेंट सेव करने की जरूरत है, तो हम उसको सेव कर देते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। और अगर सेव करने की जरूरत नहीं है और हमको दिखाने की जरूरत है तो उसको हम आउटपुट डिवाइस में भेजते हैं और वहाँ पे हमको स्क्रीन पे दिख जाता है। या अगर प्रिंटिंग का कोई सामान है, प्रिंटिंग करने की कोई जरूरत है तो वो प्रिंटर के थ्रू निकल जाता है। अगर वो सिग्नल कोई और है, जैसे कि हो सकता है कि वो वॉइस सिग्नल हो, है ना, कोई साउंड हो, तो वो स्पीकर के थ्रू हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो कंप्यूटर था उसका फ्लो है। हम जो यहाँ CU देख रहे हैं, CU हर एक के साथ कनेक्टेड होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और CU हर चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है कि कौन सा डेटा कब कहाँ पे जाएगा। ये सारा जिम्मेदारी जो है वो CU का होता है, किस प्रकार से काम होगा ये सारा कुछ CU देखता है। इसीलिए कंप्यूटर का जो दिमाग है वो CPU को कहा जाता है, क्योंकि सारा मेनली जो काम है वो CPU के अंदर ही
होता है, चाहे वो रजिस्टर हो, ALU हो या CPU, ये तीनों मिलकर ही एक पूरा का पूरा जो हमारा CPU है वो बनाते हैं, यानी कंप्यूटर का दिमाग बनाते हैं। आई होप आपको ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम प्रयास करेंगे कि एक और नया वीडियो लेकर आएँ और उसमें आपको जो भी कन्फ्यूजन हुआ है उन सभी को क्लियर करें। और अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो हमारा वीडियो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आप दूसरों को भी मदद हो पाए और हमें भी हौसला मिले कि हम आगे की वीडियोस बना पाए। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे पुराने वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए। कंप्यूटर अवेयरनेस की प्लेलिस्ट है जिसपे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी डले हुए हैं, आप उनको देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए, इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।